हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के 5वें खंड को देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसके पहले के 4 वीडियो के माध्यम से हमने कुल 200 प्रश्नों को सॉल्व किया है और अभी तक हम धारा 50 तक के प्रोविजन को हल कर पाए हैं और हम इसमें जो है क्रम से आगे बढ़ते हुए पूरे एविडेंस एक्ट को इस प्रकार से कवर करेंगे ताकि आपको एविडेंस एक्ट के अंतर्गत हमारे वीडियो के अलावा किसी भी अन्य तरह की जो न तो किताबें पढ़ने की आवश्यकता पड़े। हालांकि जब तक आदमी पढ़ता नहीं है उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो में अगर आपने इसके पूरे पार्ट को कवर कर लिया, पूरे पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो प्री में इसके बाहर आपको शायद ही कहीं से प्रश्न पूछे जाएं। तो इसलिए हम ऐसा दावा करते हैं कि अगर आपने हमारे जो वीडियो हैं इन सबको अच्छे से देख लिया और इसी के साथ साथ आप जो अन्य एक्ट हैं जैसे सीआरपीसी है, आईपीसी है, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस या एपीओ, उसके अनुसार अगर आपने सिलेबस को कवर किया तो हमने कोशिश किया है कि सभी जो कंफ्यूजन है उनको क्लियर करते हुए ये आपकी जो तैयारी है उसको बेहतरीन कर सकते हैं, कर दें। तो मेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसमें जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं और उसके लिए जो है हम आपको एक बेहतर तरीके से आपको तैयारी करा सकते हैं और आपकी जो जो भी मेंस में जो डाउट होंगे वो क्लियर कर देंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में हमारा एक लंबा अनुभव रहा है, तो इसलिए हम आपको एक सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो जुड़ने के लिए आप हमको इसमें मैसेज जरूर कीजिएगा। और आइए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न है वह किस प्रकार से हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें है, कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के प्रयोजनार्थ किए गए प्रयोगों का विवरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत दे सकता है। तो राय बनाने के प्रयोजनार्थ से क्या तात्पर्य है कि जैसा कि हमने देखा कि विशेषज्ञ की राय जो होती है वह किन्हीं कुछ मामलों में दी जाती है। तो धारा 45 के अंतर्गत बताया गया है कि विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख और अंगुली चिन्ह यह ऐसे विषय हैं जिनके बारे में राय देने के लिए जो मान्यता है वो धारा 45 देता है। अगर कोई विशेषज्ञ है वह अपनी राय दे रहा है, तो राय के लिए, अपनी राय देने के लिए अगर वह कोई प्रयोग किया है, कोई एक्सपेरिमेंट किया है, तो उस एक्सपेरिमेंट का भी विवरण वह दे सकता है। तो किस धारा के तहत दे सकता है, तो धारा 51 के तहत। तो 51 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि जब किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है तब वे आधार भी सुसंगत हैं जिन पर उसकी राय आधारित है, अर्थात वह एक्सपेरिमेंट जो किया है किसी राय को बनाने के लिए, उस वह एक्सपेरिमेंट का भी साक्ष्य दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत किसकी राय सुसंगत है। तो यहाँ पर केवल जीवित व्यक्ति की, मृत की, या मृत और जीवित दोनों व्यक्तियों की। तो विशेषज्ञ की राय के संदर्भ में जो धारा 51 कहती है कि जब किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, तो यहाँ पर जीवित व्यक्ति की राय के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जो उस पर अध्यारोपित किसी आचरण को अधिसंभाव्य बना देता है या अनधिसंभाव्य, अर्थात बहुत ज्यादा उसको संभव बना देता है या बहुत ज्यादा उसको असंभव बना देता है, तो वह क्या होगा, वह सुसंगत होगा या विसंगत होगा। तो यहाँ पर यह क्या होगा, तीसरा विकल्प सही होगा, वह विसंगत होगा, सिवाय वहां तक जहां तक कि ऐसा सील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है। तो अगर ये जो है, यह तीसरा जो विकल्प है यही जो है धारा 52 के अंतर्गत दिया गया है। अब 52 के अंतर्गत यही बताया गया है कि सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए जो सील होगा वह क्या होगा, विसंगत होगा। लेकिन इसका अपवाद भी बताया गया है या परंतुक है, सिवाय वहां तक के जहां तक कि ऐसा सील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त अच्छे सील का है, यह क्या होगा, सुसंगत होगा या विसंगत होगा। तो दांडिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि जो अभियुक्त व्यक्ति है वह अच्छे सील का है, यह सुसंगत है, इसके बारे में प्रावधान धारा 53 के अंतर्गत दिया गया है। अब 52, 53 और 53A और 54, 55, तो यहाँ से लेके जो 52 से लेके खास करके 55 तक की जो धाराएं हैं वह सील से संबंधित हैं और यहाँ से बहुत बार जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। मेंस में यहाँ से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इन चारों धाराओं को अच्छे से समझना होगा ताकि यहाँ से अगर कोई प्रश्न आता है तो गलत न हो। अगर आप 53 को देखेंगे तो इसमें क्या कहा गया कि दांडिक कार्यवाहियों में जो पूर्वतन अच्छा सील है वह सुसंगत है। इसी के साथ साथ अगर आप 54 को देखेंगे तो उत्तर में होने के सिवाय, अर्थात पहले होने के सिवाय, जो पूर्वतन बुरा सील है वह सुसंगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध में
पीड़िता का सील या पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य सुसंगत नहीं है। तो यह जो है धारा 53A के अंतर्गत सुसंगत नहीं है और इस धारा को 2013 में जो है एविडेंस एक्ट के अंतर्गत जोड़ा गया है। निर्भया का जो मामला हुआ, निर्भया मामले के बाद जो है जो संशोधन किया गया दांडिक विधियों में, उसी के बाद इसको जोड़ा गया है। अब यह क्या कहता यह है कि जब किसी महिला के साथ 354 से लेकर 354 डी तक का कोई अपराध किया जाता है या 376 से लेकर 376 डी बी तक का कोई अपराध किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में डी बी नहीं है बल्कि 376 ई तक का कोई अपराध किया जाता है। अर्थात यहाँ पर लैंगिक उत्पीड़न या रेप से संबंधित कोई अपराध किया जाता है। ऐसी स्थिति में जो अभियुक्त व्यक्ति है, अपराधी व्यक्ति है, वह इस बात का साक्ष्य नहीं ले सकता या इस बात का बचाव नहीं ले सकता कि जो पीड़ित महिला है वह एक्चुअल में पीड़ित है ही नहीं, क्योंकि वह जो है सेक्स हैबिचुअल है या वो उसका जो है पूर्व लैंगिक अनुभव है। तो इसी ही धारा 53A के अंतर्गत जोड़ करके यह व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है कि एक महिला के लैंगिक संभोग के अभ्यस्त होने का तथ्य बलात्संग या लज्जा भंग के अभियोजन में सहमति के संदर्भ में सुसंगत नहीं होगा? तो यही हमने देखा धारा 53A के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह उपबंध है कि अभियुक्त का बुरा सील सुसंगत नहीं है? तो अभियुक्त का बुरा सील सुसंगत नहीं है, इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 54 के अंतर्गत। अब 54 कहता क्या है कि दांडिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे सील का है, यह सुसंगत नहीं होगा। पहली बात, लेकिन इसमें आगे यह बताया गया है कि जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दे दिया गया हो कि वह अच्छे सील का है। तो अगर किसी व्यक्ति के पूर्वतन बुरे सील का साक्ष्य पेश किया जाता है तो यह क्या होगा? सुसंगत नहीं होगा। लेकिन अगर इस बात का साक्ष्य दिया जाता है अभियुक्त के व्यक्ति के द्वारा कि वह अच्छे सील का है, तो उसके जवाब में जो है उसके बुरे सील का साक्ष्य दिया जा सकता है। और जब ऐसे बुरे सील का साक्ष्य दिया जाएगा तो वह क्या होगा? सुसंगत हो जाएगा। लेकिन जनरली यहाँ पूछा गया है तो जनरली वह जो है सुसंगत नहीं होगा धारा 54 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला है, सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील जो है वह विसंगत होगा। यह कथन बिल्कुल सही है। इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 52 के अंतर्गत। दूसरा है, दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा सील सुसंगत है। यह भी सही है धारा 53 के अनुसार। तीसरा है, दांडिक कार्यवाहियों में उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा सील सुसंगत नहीं है। तो दांडिक कार्यवाहियों में उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन जो बुरा सील है वह सुसंगत नहीं है। यह भी सही है। और चौथा है, दांडिक कार्यवाहियों में पूर्व दोष सिद्धि बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत नहीं है। तो यही जो है गलत होगा, क्योंकि धारा 54 का जब स्पष्टीकरण 2 देखते हैं तो उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि पूर्व दोष सिद्धि वह बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। तो दांडिक कार्यवाहियों में अगर पूर्व दोष सिद्धि किसी व्यक्ति की साबित की जाती है तो वह माना जाएगा कि ऐसा जो व्यक्ति है उसके बुरे सील के साक्ष्य के रूप में वह दोष सिद्धि सुसंगत है। तो यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है, तो चौथा विकल्प सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, दांडिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त बुरे सील का है, तो यह क्या होगा? तो दांडिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे सील का है वह सुसंगत नहीं है, अर्थात विसंगत है, जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह व्यक्ति अच्छे सील का है। तो वही बात हमने बताया कि अगर इस बात का साक्ष्य दिया जाता है कि कोई व्यक्ति अच्छे सील का है तो उसके जवाब में उसके बुरे सील का साक्ष्य दिया जा सकता है। तो यह प्रावधान कहाँ किया गया है? तो धारा 54 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का बुरा सील स्वयं विवादक तथ्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह सत्य है? तो वहां पर धारा 52 के प्रावधान लागू होंगे। पहला कथन है तो यह सही नहीं है, क्योंकि धारा 52 के प्रावधान वहां लागू नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर क्या है कि सिविल मामलों में सील जो है विसंगत होता है। और दूसरा है, धारा 53 के प्रावधान लागू होंगे, तो यह भी सही नहीं होगा, क्योंकि धारा 53 के अंतर्गत प्रावधान क्या है कि दांडिक कार्यवाहियों में पूर्वतन बुरा सील सुसंगत होता है, तो यह भी लागू नहीं होगा। धारा 54 के प्रावधान लागू होंगे तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा सील सुसंगत नहीं है, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर धारा 54 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति का जो बुरा सील है वह स्वयं विवादक तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील
किस प्रकार के मामलों से संबंधित है या किस प्रकार के मामलों में सुसंगत होता है। तो नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला जो सील है वह किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है, तो वह धारा 55 के अंतर्गत सुसंगत है। तो सबसे पहली बात तो ये जानिए। दूसरी बात यह है कि धारा 55 को देखेंगे तो इसमें यह बताया गया है कि सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर प्रभाव जो पड़ता है तो वह क्या होगा, सुसंगत होगा। तो यह किस मामले में है, सिविल मामलों के अंतर्गत है। नेक्स्ट है सील शब्द के अंतर्गत क्या आता है। तो धारा 55 का जो स्पष्टीकरण है उसके अंतर्गत जो देखेंगे तो यह बताया गया है कि सील शब्द के अंतर्गत साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव आता है। तो कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि सील शब्द के अंतर्गत क्या आता है, तो इसमें ख्याति आता है और स्वभाव आता है। और ख्याति और स्वभाव यह किस प्रकार का होना चाहिए, तो साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव। तो अगर आपको यहाँ पर जो विकल्प है उसमें साधारण नहीं रहता है तो भी आपको ध्यान रखना है कि ख्याति और स्वभाव दोनों आता है, लेकिन विशिष्ट शब्द को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि विशिष्ट शब्द ख्याति और विशिष्ट स्वभाव इसमें नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है इसमें दांडिक कार्यवाहियों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे सील का है। तो पहला जो है सही है कि दांडिक कार्यवाहियों में यह तथ्य सुसंगत होगा कि अभियुक्त अच्छे सील का है। यह किस धारा के अंतर्गत, तो धारा 53 के अंतर्गत यह सुसंगत है। दूसरा है दांडिक कार्यवाहियों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे सील का है। तो यह सही नहीं पूछा है तो यह दूसरा जो कथन है यही सही नहीं होगा। और तीसरा है बुरे सील के साक्ष्य के रूप में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत होती है। कहाँ सुसंगत होती है, तो धारा 54 का जो स्पष्टीकरण 2 है इसके अंतर्गत। और चौथा है कि सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो है प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या है, सुसंगत है। तो यह भी जो है सही है धारा 55 के अंतर्गत। तो यहाँ पर सही नहीं है तो दूसरा वाला जो कथन है यही सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की भाग 2 में किसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो भाग 2 आपको यहाँ पूछ रहा है, इसको अध्याय 2 से कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कुल 3 भाग ही हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो भाग 1 के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो भाग 1 के अंतर्गत जो है तथ्यों की सुसंगति से संबंधित प्रावधान किया गया है और इसका विस्तार कहाँ तक है, तो अध्याय अगर आप देखेंगे तो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 2 यह भाग 1 है। और भाग 2 जो है इसके अंतर्गत सबूत के विषय में जो है प्रावधान किया गया है और इसका विस्तार कहाँ से है, तो अध्याय 3 से लेके अध्याय 6 तक के अंतर्गत इसका विस्तार है। और इसके बाद जो है भाग 3 आता है, तो भाग 3 के अंतर्गत प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है, तो अध्याय 7 से लेके अध्याय 11 तक। तो आप इसको ध्यान में रखें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत धारा कितनी है, तो 167 धाराएं हैं, ये सबको पता है। अध्याय कितने हैं, तो 11 अध्याय हैं और भाग कितने हैं, तो कुल 3 भाग हैं। तो इन 3 बातों को जो मूलतः आपको जानना है। अब यहाँ पर भाग पूछा है 2 में क्या बताया गया है, तो सबूत के विषय में जो प्रावधान है यह कहाँ दिया गया है, भाग 2 के अंतर्गत अध्याय 3 में। तो इस प्रकार से भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, तो पहला विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा तो उसको क्या करना होगा। तो धारा 56 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि न्यायालय जिस तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करेगा उसको साबित करना यहाँ पर आवश्यक नहीं होगा। यहाँ पर यह बता दिया गया है, अर्थात उसको माना जाएगा कि वह साबित है, तभी वह न्यायालय उसको साबित मान लेता है या उसकी न्यायिक अपेक्षा करता है। न्यायिक अपेक्षा से तात्पर्य है कि वह उसको साबित हुआ स्वीकार कर लेता है, उसको अलग से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब कौन से तथ्य हैं जिनकी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, इसके बारे में प्रावधान धारा 57 के अंतर्गत दिया गया है, उसको हम आगे देखेंगे। इसी के साथ साथ जो 58 है उसको देखना होगा, आगे देखेंगे। उसमें बताया गया है कि स्वीकृत तथ्यों को भी साबित करना आवश्यक नहीं है, अर्थात धारा 57 और धारा 58 इन 2 बातों के अंतर्गत यह बताया गया है कि वे कौन से तथ्य हैं जिनको साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 58 बताया गया है कि जो स्वीकार कर लिया गया है और 57 बताया गया है कि जिसकी जो तथ्य हैं जिनकी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा या उसको साबित मानेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे साबित करना होगा, अर्थात कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनको न्यायालय के समक्ष साबित किया जाना चाहिए। तो पहला देखते हैं कि न्यायालय न्यायिक रूप से
अवेक्षणीय तथ्य हैं तो इनको साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में धारा 56 और 57 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। पक्षकारों के द्वारा स्वीकार किए गए तथ्य, इनको भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में प्रावधान धारा 58 के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन न्यायालय का कोई पूर्व निर्णय है तो इसको आपको साबित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश किसी तथ्य के व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकता है। यह जो कथन है यह किस केस में कहा गया? तो यह केस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यह निर्णय दिया गया था हर प्रसाद बनाम शिव दया का मामला है 1876 का। इसी केस में यह कहा गया कि न्यायाधीश किसी तथ्य के व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा करनी होगी वर्णित है? अर्थात ऐसे तथ्यों का वर्णन किया गया है जिनकी जो है न्यायालय के द्वारा न्यायिक अवेक्षा की जाती है, उनको स्वीकृत माना जाता है। तो हमने बताया कि धारा 57 के अंतर्गत यह प्रावधान सूची दी गई है एक, और उसमें बताया गया है कि वे कौन कौन से तथ्य हैं। और इसके अंतर्गत अगर एक बार पूछ भी लिया जाए कि कितने प्रकार के तथ्य हैं धारा 57 में जिनकी जो है न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, तो धारा 57 के अंतर्गत कुल 13 तथ्य हैं जिनको साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि आयोग है उसका कोई भरोसा नहीं है और कभी कभी फंसाने के लिए इस प्रकार के भी प्रश्न उठा के रख देता है। तो धारा 57 के अंतर्गत कुल 13 तथ्य हैं। अब इसमें कुल 13 तथ्यों के अंतर्गत कौन कौन से हैं हम उनको भी देख लेते हैं। तो धारा 57 के अनुसार कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनकी न्यायालय न्यायिक रूप से अवेक्षा करेगा? तो इसमें पहला है कि भारत के राज्य क्षेत्र में जो प्रवृत्त सभी विधियां हैं उनकी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, उनको साबित मानता है, उसको साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा है, यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा पारित किए जाने वाली जो समस्त विधियां हैं, भारतीय सेना उसमें तीनों सेनाएं आती हैं, उनकी जो युद्ध नियमावली है, यूनाइटेड किंगडम की संसद और भारत की संविधान सभा, भारत की संसद की तथा किसी राज्य की विधानमंडल की जो कार्यवाहियों का अनुक्रम है उनको भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कौन कौन सी संसद हैं? भारत की संसद और ब्रिटेन की संसद। इसके अलावा जो भारत में जो राज्य की विधानमंडल हैं, इन सब की जो न्यायिक कार्यवाहियों का अनुक्रम है विधान मंडल की, उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आगे है ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम के प्रभुत्व तत्समय प्रभु का राज्यारोहण, अर्थात वहां के जो शासक रहे हैं, राजा रहे, किंग रहे हैं, उनका अगर कोई राज्यारोहण रहा है या उनका कोई हस्ताक्षर रहा है तो उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। वे सभी मुद्राएं हैं जिनकी अंग्रेजी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करते हैं, उनको भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। किसी राज्य में किसी लोक पद पर तत्समय प्रवृत्त आरूढ़ व्यक्तियों के कोई पदारोहण, नाम, उपाधि, उनके कार्य, हस्ताक्षर, और तो इनको भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हर राज्य या जो प्रभु है या संप्रभु है उसका अस्तित्व, उसकी उपाधि, राष्ट्रीय ध्वज, समय के प्रभाग, पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाग, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित लोक उत्सव, उपवास, अवकाश के दिन, भारत सरकार के अधीन कोई राज्य क्षेत्र है, भारत सरकार के किसी या अन्य किसी राज्य या व्यक्तियों के निकाय के बीच संघर्ष का प्रारंभ रहना, चालू रहना, परेशान होना, तो इन सब को भी वहां पर साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा न्यायालय के सदस्यों, अधिकारियों और उनकी आदेशिकाओं के निष्पादन में कार्य करने वाले सब अधिकारियों के, सब अधिवक्ताओं के, अटार्नियों के, इन सब के जो है नाम है जो कि वहां पर उपस्थित होते हैं। भूमि या समुद्र पर मार्ग का कोई नियम है, इन सभी बातों को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से कुल कितने तथ्य हो गए? 13 तथ्य हो गए जिन्हें साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस पर प्रश्न देखते हैं, क्योंकि प्रश्न फिर घुमा फिरा कर कई बार पूछा जाता है इस पर। तो कौन कौन सी बातें हैं जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है या है? तो पहला इसमें एक बार पूछा गया है उत्तर प्रदेश एपीओ की परीक्षा में कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 खंड 1 के अधीन न्यायालय जो है किस बात की न्यायिक अवेक्षा करता है, या उसको किस बात की न्यायिक अवेक्षा करनी होगी। तो धारा 57 का जो 13 खंड दिया गया है उसमें जो पहला खंड है वह बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त जो सभी विधियां हैं न्यायालय उनकी क्या करेगा? न्यायिक अवेक्षा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय न्यायिक नोटिस नहीं लेगा, अर्थात न्यायालय न्यायिक रूप से अवेक्षा नहीं करेगा। तो किसकी न्यायिक अवेक्षा नहीं करेगा इसमें?
तो इसमें पहला है दुनिया के भौगोलिक विभाजन का, तो इसका जो है वह न्यायिक अपेक्षा करेगा। इसके बारे में 57 प्रावधान दिया गया है। सरकारी राजपत्र में अधिसूचित जो सार्वजनिक त्योहार हैं, सार्वजनिक त्योहार अभी हमने बताया, त्योहार हैं, अवकाश के दिन हैं, लोक उत्सव हैं, उपवास हैं, तो इनकी क्या होगा, न्यायिक अपेक्षा की जाएगी। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी दूसरे के राष्ट्रीय ध्वज है, तो इसकी भी अपेक्षा की जाएगी। तो यहाँ पर निगेटिव हमसे पूछा है, निगेटिव सेंस में, तो एक अधिकारी का हस्ताक्षर जिसकी नियुक्ति एक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं है, तो इसकी जो है न्यायालय के द्वारा न्यायिक अपेक्षा नहीं की जाएगी। लेकिन अब वह राजपत्र में अधिसूचित होता तो उसके हस्ताक्षर की न्यायिक जो अपेक्षा है वह की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तथ्य का न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता है न्यायालय? तो न्यायालय के द्वारा किस तथ्य का न्यायिक संज्ञान नहीं लिया जा सकता? तो अखबार में प्रकाशित किसी खबर का वह न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता है। और इसके अलावा ये जो तीनों हैं कि सरकार की मान्यता प्राप्त उपाधियां हैं, सरकार के आधिपत्य के अधीन कोई राज्य क्षेत्र है, सड़क, भूमि या अन्य कोई मार्ग का नियम है, तो इनकी न्यायिक अपेक्षा करेगा। लेकिन अखबार में प्रकाशित किसी खबर का वह न्यायिक अपेक्षा नहीं करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा कहती है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है? तो धारा 58 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। अब वह तथ्य कैसे स्वीकार किए जाएंगे या कब स्वीकार किए जाएंगे, तो वह कार्यवाही के दौरान अर्थात कार्यवाही के प्रक्रम पर पक्षकारों के द्वारा या उनके अभिकर्ताओं के द्वारा उसको स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है, मौखिक साक्ष्य के द्वारा तथ्यों को साबित किए जाने के बारे में जो प्रावधान है वह कहाँ दिया गया है? तो सबसे पहले अध्याय को जाने आप। तो अध्याय कौन सा है? यह है अध्याय 4 है। और अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 59 में 59 और 60 इसका जो विस्तार है, धारा 59 से लेके धारा 60 तक 2 धाराओं के अंतर्गत इसका विस्तार दिया गया है। और इसमें प्रावधान क्या किया गया है? तो दस्तावेजी साक्ष्य के बारे मौखिक साक्ष्य के बारे में प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर जो प्रश्न पे आते हैं कि मौखिक साक्ष्य के द्वारा तथ्यों को साबित किए जाने के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 59 के अंतर्गत किया गया है। इसमें बताया गया है कि कौन से जो तथ्य हैं वह मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किए जाएंगे। तो ऐसे तथ्य जो कि दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अंतर्वस्तु अभिलेखों की अंतर्वस्तु के द्वारा नहीं साबित किए जाते हैं, वे सभी जो दस्तावेज साक्ष्य हैं वो क्या होंगे? मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किए जाएंगे। अब जो मौखिक साक्ष्य होता है उसको परिभाषा उसकी कहाँ दी गई है? तो धारा 3 के अंतर्गत दी गई है। तो 59 में तो यह बता दिया गया है कि दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य जो है वह मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किए जा सकेंगे। लेकिन मौखिक साक्ष्य कहते किसको हैं, इसकी परिभाषा धारा 3 के अंतर्गत दी गई है। और क्या बताया गया है कि ऐसे जो कथन है वो मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं जिन्हें न्यायालय अपने सामने साक्षियों के द्वारा किए जाने की अनुमति देता है या अपेक्षा करता है कि ऐसे कथन जो है वह न्यायालय के सामने किए जाएं। तो दो बातों को आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से ध्यान रखना होगा कि 59 के अंतर्गत मौखिक साक्ष्य के द्वारा तथ्यों को साबित किया जाता है। अब मौखिक साक्ष्य कहते किसको हैं, वह धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है कि ऐसा कथन, पहली बात, जिसकी साक्ष्यों के द्वारा न्यायालय अनुज्ञा देता है, अनुमति देता है कि आप हमारे समक्ष उसको उस साक्ष्य को दें, या यह अपेक्षा करता है कि ऐसे कथन न्यायालय के समक्ष किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि मौखिक साक्ष्य जो है वह कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो इसके बारे में प्रावधान धारा 60 के अंतर्गत दिया गया है। मौखिक साक्ष्य धारा 59 के अंतर्गत, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए धारा 60 के अंतर्गत। तो धारा 60 के अंतर्गत कुल 4 परिस्थितियां बताई गई हैं, अर्थात 4 बातें स्पष्ट की गई हैं कि कब कोई साक्ष्य मौखिक साक्ष्य कहा जाएगा, उसको हम आगे देखेंगे। तो धारा 60 के अंतर्गत बताया गया है कि मौखिक साक्ष्य सभी परिस्थिति में वह प्रत्यक्ष ही होगा। तो प्रत्यक्ष होगा, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि अगर वह देखे जा सकने वाला तथ्य है तो उसका साक्ष्य केवल वही दे सकता है जो कि उसने स्वयं देखा है। सुने जा सकने वाला कोई तथ्य है तो उसका साक्ष्य वही व्यक्ति दे सकता है जिसने उसको खुद सुना है। किसी अन्य इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है तो उसका जो साक्ष्य वही दे सकता है जिसने उसे अपनी इंद्रियों के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त किया हो या बोध प्राप्त किया हो। चौथी बात है कि यदि वह किसी राय के या राय के आधारों पर आधारित है तो उस व्यक्ति का ही साक्ष्य ग्राह्य होगा जो वह राय उन आधारों पर धारण करता है। तो यही 4 बातें धारा 60 के अंतर्गत बताई गई हैं।
क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के अनुसार मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो मौखिक साक्ष्य जो है वह प्रत्यक्ष ही होना चाहिए, सिवाय अर्थात यहाँ पर अपवाद इसके भी कुछ बताए गए हैं कि जबकि जो मौखिक साक्ष्य है वह अप्रत्यक्ष रूप से भी दिया जा सकता है। तो किन परिस्थितियों में मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से न दे करके वह अप्रत्यक्ष रूप से भी दिया जाता है तो भी वह स्वीकार किया जाएगा। तो पहला है विशेषज्ञों की पुस्तकों में दिए गए कथन। तो यह जो है विशेषज्ञ की राय यह भी स्वीकार होगी, जबकि वह विशेषज्ञ अपनी जो राय है वह पुस्तकों में देता है, अर्थात अपना जो कथन है वह अपनी पुस्तक में किया है और वह रचयिता मर गया है या मिल नहीं सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो कथन होगा क्या होगा, वह स्वीकार किया जाएगा। दूसरी बात है कि अनुश्रुत साक्ष्य। अनुश्रुत साक्ष्य के जो है अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, सुना सुनाया साक्ष्य। तो सुना सुनाया साक्ष्य जैसे वह धारा 32 खंड 1 के तहत मृत्युकालिक कथन है, स्वीकृति या संस्वीकृति है जो कि किसी व्यक्ति से की गई है और वह जाकर वहां पर साक्ष्य देता है, कोई स्वीकृतियां हैं, रेस जेस्टे का कोई उदाहरण है, तो ऐसी परिस्थितियों में वहां पर जो मौखिक साक्ष्य है वह प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात अनुश्रुत होता है, लेकिन फिर भी उसको धारा 60 के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो मौखिक साक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, यह बताया गया धारा 60 में। 60 में यह बताया गया कि अप्रत्यक्ष कौन से साक्ष्य माने जाएंगे। अब विकल्प पे आते हैं, यदि वह ऐसे तथ्य के बारे में है जिसे देखा जा सकता है, जिसे सुना जा सकता है, जिसका बोध हो सकता है, तो ऐसे जो साक्ष्य होंगे क्या होंगे, वह प्रत्यक्ष माने जाएंगे, प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य माने जाएंगे। लेकिन जो चौथा कथन है कि जिसके बारे में उपधारणा की जा सकती है, वह जो है क्या होगा, वह सही नहीं है, वह मौखिक साक्ष्य नहीं कहलाता है। नेक्स्ट है, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य नहीं है के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करती है। तो धारा 60 है, यह अनुश्रुत साक्ष्य यह साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है, इस बात को मान्यता प्रदान करती है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो मौखिक साक्ष्य दिया जाना चाहिए और मौखिक साक्ष्य भी किस प्रकार का होना चाहिए, तो वह प्रत्यक्ष होना चाहिए, अर्थात अनुश्रुत साक्ष्य को यह इनकार कर रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 के अनुसार किसी दस्तावेज में वर्णित अंतर्वस्तुओं को साबित किया जा सकता है। तो दस्तावेजों में जो वर्णित वस्तुएं हैं या अंतर्वस्तु है उसको किस प्रकार से साबित किया जा सकता है। तो दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में जो प्रावधान है, सबसे पहले इसको देखते हैं कि दस्तावेजों की साक्ष्य के बारे में जो प्रावधान है वह अध्याय कहाँ दिया गया है, तो अध्याय 5 के अंतर्गत। और अध्याय 5 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो धारा 61 से लेकर 73 ए तक के अंतर्गत इसका विस्तार दिया गया है। अब 61 पर आते हैं, इसमें यह बताया गया है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा साबित की जा सकेगी। अब प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा प्राथमिक साक्ष्य होता क्या है, इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 62 के अंतर्गत। और प्राथमिक साक्ष्य को किस प्रकार से साबित किया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 64 के अंतर्गत। द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है, इसके बारे में प्रावधान धारा 63 के अंतर्गत, और इसको किस प्रकार से साबित किया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान धारा 65 के अंतर्गत। तो आपको यहाँ पर धारा 60 से लेके धारा 65 तक ये एक साथ इसको देख लेंगे इस प्रकार से, तो याद हो जाएगी। तो अगर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो गलत नहीं होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक साक्ष्य से क्या अभिप्रेत है। तो प्राथमिक साक्ष्य जैसे हमने देखा, इसके बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है, तो धारा 62 के अंतर्गत। अब प्राथमिक साक्ष्य जो धारा 62 के अंतर्गत बताया गया है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया कोई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। तो आपको एक विकल्प आपने देख लिया, यह आपको मिल गया, लेकिन आपको सभी विकल्पों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कहीं कहीं इस प्रकार से प्रश्न छुपा करके विकल्प रख लिए जाते हैं कि आपको देखने से जो पहला विकल्प आपने देखा वह मिल गया, आप प्रसन्न हो गए कि हमारा जो प्रश्न है सही हो गया, बाद के विकल्पों पे आप ध्यान नहीं देते हैं, इससे प्रश्नों की जो गलत होने की संभावना है वह बढ़ जाती है। तो दूसरा विकल्प क्या कहता है कि दस्तावेज का प्रत्येक भाग, अर्थात कोई दस्तावेज है और वह दस्तावेज 4 पेज के अंतर्गत लिखा गया है, अर्थात क्रम से वह एक कहानी लिखी गई है और वह 4 पेज में आती है, तो आप जो है इस पूरी बात को दस्तावेज माना जाएगा, प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा। इसका अगर कोई चारों में से कोई भी एक पेज मिलता है तो वह भी प्राथमिक साक्ष्य ही माना जाएगा।
इसके अलावा दस्तावेज का प्रत्येक प्रतिलेख, तो यह भी जो है अगर वह प्रतिलेख के रूप में निष्पादित है तो उसका जो प्रतिलेख है वह भी प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सभी हैं यह प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक साक्ष्य है? तो प्राथमिक साक्ष्य यहाँ पर कौन सा है? तो मूल से तैयार की गई जो प्रति होती है यह प्राथमिक साक्ष्य नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, यह द्वितीयक साक्ष्य होगी, क्योंकि वह मूल से तैयार की जा रही है। मूल से तुलना की जा रही है तो यह भी जो है प्राथमिक नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, यह सेकेंडरी एविडेंस होगा। तीसरा है कि किसी दस्तावेज का प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन नहीं किया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि उसने नहीं किया है तो यह भी प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर उन्होंने उसका निष्पादन किया होता तो वह क्या होता, प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत आ जाता। तो प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत कौन सा आएगा? तो यह चौथा आएगा कि किसी दस्तावेज का प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है, यह प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत आएगा। और इसके बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है? तो धारा 62 का जो पहला पैराग्राफ है उसी के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, जहां की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का क्या होगा, उसका प्राथमिक साक्ष्य होगा। इसके बारे में भी प्रावधान जो है धारा 62 का जो स्पष्टीकरण 2 है उसी के अंतर्गत दिया गया है। उसमें यही बताया गया है कि जहां की जो दस्तावेज हैं एक रूपात्मक प्रक्रिया के द्वारा बनाए गए हैं, वहां उनमें से हर एक शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य होगा। नेक्स्ट है, एक विक्रय पत्र की 4 छायाचित्र एक ही यांत्रिक क्रिया के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो इसके संबंध में कौन सा जो कथन है वह सही होगा? तो पहला है कि प्रत्येक छायाचित्र एक दूसरे छायाचित्रों की विषय वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है। तो यह गलत होगा, क्योंकि छायाचित्र दूसरे छायाचित्र का प्राथमिक साक्ष्य है, ऐसा आवश्यक नहीं है। दूसरा है कि प्रत्येक छायाचित्र मूल विक्रय प्रति की प्राथमिक साक्ष्य है। यह भी गलत है, क्योंकि जो छायाचित्र है वह मूल का जो है द्वितीयक साक्ष्य होते हैं। तीसरा है कि कोई भी छायाचित्र किसी भी छायाचित्र का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। तो यही जो कथन है वही सही होगा। धारा 62 का स्पष्टीकरण 2 जो है वह इसी प्रश्न पर आधारित है। यहाँ यह बताया गया है कि जहां अनेक दस्तावेजें एक रूपात्मक प्रक्रिया के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे कि मुद्रण, शिला मुद्रण, फोटो चित्रण, तो वहां उनमें से हर एक शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है। किंतु जहां वे सब किसी मूल की प्रतियां हैं, वे उस मूल अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं होंगी, बल्कि वे उसका द्वितीयक साक्ष्य होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा है वह द्वितीयक साक्ष्य के बारे में प्रावधान करती है, या किसमें द्वितीयक साक्ष्य के बारे में प्रावधान किया गया है? तो धारा 63 के अंतर्गत द्वितीयक साक्ष्य के बारे में प्रावधान किया गया है। और कब जो है द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 65 में दिया गया है। अब धारा 63 के अनुसार द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, अर्थात किनको हम कहेंगे कि वो द्वितीयक साक्ष्य हैं। तो इसके अंतर्गत कुल 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, 5 प्रकार बताए गए हैं। तो उसमें अगर कोई साक्ष्य साबित किया जाता है तो वह द्वितीयक साक्ष्य माना जाएगा। तो इसमें पहला है कि तस्मिन पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन अगर कोई प्रमाणित प्रति दी जाती है तो वह द्वितीयक साक्ष्य मानी जाती है। मूल से ऐसी की यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जो प्रति शुद्धता को सुनिश्चित करती है, अर्थात जब किसी मूल का जो है द्वितीयक साक्ष्य तैयार किया जाता है किसी यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा, और यह बात निश्चित है कि उससे उसकी शुद्धता जो है प्रभावित नहीं होगी, उसमें कोई हेर फेर नहीं हो पाएगा, तो ऐसी यांत्रिक क्रिया के द्वारा अगर कोई प्रति तैयार की जाती है या तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपि है तो वह भी द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत आती है। मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां उन पक्षकारों के विरुद्ध दस्तावेजों के प्रतिलेख जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है। और उसके बाद है पांचवा, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया मौखिक वृत्तांत जिसने उसे स्वयं देखा है। तो यह सब जो है क्या है, द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही पांचवा वाला करता है कि अगर किसी अंतर्वस्तु का किसी व्यक्ति के द्वारा मौखिक रूप से वृत्तांत दिया जाता है तो क्या वह द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत आएगा या प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत आएगा? तो अमूमन यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न की जो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? तो इसमें से द्वितीयक साक्ष्य इसमें कौन सा नहीं है?
तो पहला है मूल से यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा अगर कोई प्रति बनाई जाती है तो क्या होगी, द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत आएगी। मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रति है तो वह भी द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत आएगी। दस्तावेजों के प्रतिलेख हैं तो यह भी द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत आएंगे। शिलालेख है तो यह द्वितीयक साक्ष्य नहीं होगा बल्कि यह क्या होगा, यह प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किसी पत्र की वह प्रति जिसकी जांच उस पत्र की उस प्रति से कर ली गई हो जो कि यंत्र के द्वारा तैयार की गई है तो यह क्या होगा, तो यह द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत आएगा। और जैसा कि धारा 63 के अंतर्गत यह बताया भी गया है कि अगर कोई मूल से यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा तैयार की जाती है तो और उससे तुलना भी कर ली जाती है तो वह क्या होगी, द्वितीयक साक्ष्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है कि किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा साबित की जानी चाहिए। तो ऐसा प्रावधान जो है धारा 64 के अंतर्गत दिया गया है। इससे तात्पर्य क्या है, इसके अंतर्गत प्रावधान क्या है कि दस्तावेजें एतस्मिन पश्चात वर्णित अवस्थाओं के सिवाय, अर्थात इस धारा के पश्चात धारा 65 आती है तो धारा 65 में वर्णित परिस्थितियों के सिवाय जो दस्तावेज हैं वह प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही साबित किए जा सकेंगे। तो धारा 65 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि कब जो है किसी दस्तावेज को द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान करती है, अर्थात कब जो है कोई द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 65 के अंतर्गत दिया गया है। अब धारा 65 के अंतर्गत द्वितीयक साक्ष्य जो है वह कब दिए जा सकते हैं, तो उसकी कुछ कंडीशन बताई गई हैं इसके अंतर्गत कि कब कोई द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो इसके अंतर्गत कुल 7 परिस्थितियां बताई गई हैं। कुल 7 परिस्थितियों के अंतर्गत ही द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा, अन्यथा द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। तो पहला है कि जब यह दर्शित कर दिया जाए कि मूल जो दस्तावेज है किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज को साबित किया जाना है और वह जो व्यक्ति है वह न्यायालय की आदेशिका की पहुंच से बाहर है या उसको जो है ऐसी आदेशिका के अधीन जो है वह उपस्थित नहीं है और उसको पेश करने के लिए वह आबद्ध है और उसको इसको पेश करने की सूचना भी दे दी जाती है लेकिन फिर भी वह उसको पेश नहीं करता है। तो इस एक शब्द में एक वाक्य में इसको देखें कि जबकि मूल जो दस्तावेज है ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जिसके विरुद्ध उसे खुद साबित किया जाना है या जो न्यायालय की आदेशिका के बाहर है और उसको जो है सूचना दे दी जाती है कि तुम उसको पेश करो लेकिन वह सूचना मिलने के बावजूद भी उसको पेश नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उस जो दस्तावेज है उसका द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। दूसरी कंडीशन है कि जबकि मूल के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति के द्वारा या उसके हित प्रतिनिधि के द्वारा लिखित रूप में स्वीकार कर लिया गया है जिसके विरुद्ध उसको साबित किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में भी वहां पर द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा क्योंकि प्राथमिक जो साक्ष्य है वह उसकी अंतर्वस्तु को जिस व्यक्ति के विरुद्ध साबित किया जाना है उसने या उसके प्रतिनिधि ने उसको स्वीकार कर लिया है कि हाँ इसमें जो बातें अंतर्विष्ट हैं वो सभी सही हैं। तीसरा है कि जब मूल जो है वह नष्ट हो गया है, खो गया है या उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार उसको जो है युक्त समय के अंतर्गत पेश नहीं कर सकता है, तो यही ऐसी भी कंडीशन है तब भी उसका सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। चौथा है कि जब मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से कहीं ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जबकि वह एक लोक दस्तावेज है। छठा है जबकि मूल दस्तावेज ऐसी है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य दिया जाना इस अधिनियम के अधीन विधि के द्वारा अनुज्ञात है या उसके परमिटेड है। सातवां है कि जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अनेक दस्तावेजों से गठित है जिसकी न्यायालय में सुविधा पूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती और वह तथ्य जिसे साबित किया जाना है वह संपूर्ण संग्रह का परिणाम है, अर्थात इतना कई सारे दस्तावेज हैं उन सबको मिला करके वह जो है तथ्य है बनता है जिसको साबित करना है और उस सारे डॉक्यूमेंट को न्यायालय में लाना संभव नहीं है, तो इन सब परिस्थितियों में भी क्या होगा उसका जो है सेकेंडरी एविडेंस न्यायालय के समक्ष दिया जा सकता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, किस परिस्थिति में दस्तावेज के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है उसके बाद आगे बढ़ना है। तो कब द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता यहां पूछ रहा है,
तो पहला है, जबकि यह दर्शित किया जाए कि मूल दस्तावेज उस व्यक्ति के कब्जे में है जिसके विरुद्ध उसको साबित किया जाना है, तो यहाँ पर द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। जबकि मूल उस व्यक्ति के कब्जे में हो जो उसे साबित करना चाहता है, अर्थात जो व्यक्ति उसको साबित करना चाह रहा है और दस्तावेज भी उसी के पास है, फिर भी वह द्वितीयक साक्ष्य दे रहा है, तो वहां पर द्वितीयक साक्ष्य क्या होगा? नहीं दिया जा सकता, ऐसा साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से संबंधित साक्ष्य के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत विशेष प्रावधान दिया गया है? आपको शब्दों को पकड़ना है। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संबंध में अगर पूछा जाता है तो आपके अंतर्गत तुरंत जो है 65A और 65B ये दोनों ही धाराएं आनी चाहिए, लेकिन आपको प्रश्न पढ़ देंगे तो विशेष प्रावधान की बात कर रहा है। तो विशेष प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 65A के अंतर्गत या धारा 65 के अंतर्गत। इसमें क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तुएं धारा 65B के प्रावधान के अनुसार साबित की जा सकेंगी। तो विशेष प्रावधान 65A के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के मौखिक स्वीकृति की अंतर्वस्तु हमेशा सुसंगत होती है। यह कथन है और इसका कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में विद्यमान कथन स्वीकृति होती है। तो यहां पर जो पहला कथन है यह गलत होगा कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की मौखिक स्वीकृति हमेशा सुसंगत होती है। तो यह हमेशा सुसंगत नहीं होती है, बल्कि यह केवल प्राथमिक या केवल द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा ही अगर साबित की जाती है तभी सुसंगत होगी। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में विद्यमान कथन स्वीकृति होती है। तो हाँ, स्वीकृति जो है वह इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी की जा सकती है, इसके बारे में प्रावधान हमने धारा 17 के अंतर्गत भी देखा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये गलत है, परंतु आर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से संबंधित सबूत के विषय में विशेष प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जोड़ा गया? तो वही प्रश्न फिर से है, धारा 65A के अंतर्गत जोड़ा गया है। अब ये कई बार यह पूछा जाता है कि कब जोड़ा गया है, तो आईटी एक्ट 2000 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। और एक बार ये भी पूछा गया है कि यह जो धारा है या यह अधिनियम के तहत जो संशोधन किया गया था एविडेंस के अंतर्गत, वह कब से लागू हुआ? तो वह 17/10/2000 अर्थात 17 अक्टूबर सन 2000 से यह लागू है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता के बारे में बताया गया है? अर्थात इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अगर पेश किया जाता है तो वह किस धारा के अंतर्गत ग्राह्य होगा? तो धारा 65B के तहत ग्राह्य होगा। अब आईटी एक्ट सन 2000 के तहत कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं, इनको हमने एक स्थान पर देख लिया है क्योंकि इससे संबंधित कई बार जो है अलग अलग स्थानों पर आपको प्रश्न मिल जाएंगे। इन सभी धाराओं को एक साथ अगर याद कर लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो धारा 65 के अंतर्गत बाद जो है दो धाराएं जोड़ी गई, 65A और 65B। इसके बाद 67A है, 83A है, 81A है और 85A। तो यह धाराएं सभी जो हैं आईटी एक्ट सन 2000 के तहत जोड़ी गई हैं। और यहाँ भी एक बार पूछा गया है कि आईटी एक्ट सन 2000 की धारा 92 अनुसूची 2 के द्वारा कौन सी धाराएं जोड़ी गई हैं या कौन सी धारा जोड़ी गई है। तो आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये सभी धाराएं आईटी एक्ट की धारा 92 के अनुसूची 2 के द्वारा ही जोड़ी गई हैं। अब एक बार यह प्रश्न पूछा गया है कि मोबाइल का जो सीडीआर रिपोर्ट होती है, कॉल डिटेल्स रिपोर्ट होती है, वह किसके अनुसार सिद्ध होनी चाहिए? तो वह धारा 65B के अनुसार सिद्ध होनी चाहिए, क्योंकि 65B के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो रिकॉर्डिंग है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ग्राह्य है? तो यह जो है किस केस में कहा गया ऐसा? तो महाराष्ट्र राज्य बनाम पी बाला देसाई का जो केस है, इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिकॉर्डिंग भी धारा 65B के तहत वह जो है स्वीकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि इसकी सूचना न दी गई हो। तो इसके बारे में प्रावधान धारा 66 के अंतर्गत दिया गया है। अब अगर किसी दस्तावेज को उसका द्वितीयक साक्ष्य पेश किया जा रहा है तो ऐसा जो द्वितीयक साक्ष्य है वह पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी सूचना न दे दी किसको न दे दी गई हो। तो जो मूल दस्तावेज धारण कर रहा है उसको या उसके प्लीडर को या उसके अटॉर्नी को,
तो इनमें से किसी भी व्यक्ति को उसकी सूचना दे दी जाएगी, तभी उस दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य पेश किया जाएगा, अन्यथा उसका द्वितीयक साक्ष्य पेश नहीं किया जा सकता। तो इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 66 के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत कुछ परंतु भी बताए गए हैं कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जबकि ऐसी जो सूचना है वह नहीं दी जाएगी। तो उसको हम जब मेंस के लिए पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में अध्ययन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी हस्ताक्षर का अंकीय हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का नियत किया गया अभिगतित किया जाता है, तो इस तथ्य को साबित किया जाना चाहिए कि ऐसा जो अंकीय हस्ताक्षर है वह हस्ताक्षरकर्ता का ही अंकीय हस्ताक्षर है, सिवाय जो सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर हैं उनके। इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह कहाँ किया गया है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 67A के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, एक दस्तावेज जिसका प्रमाणित होना विधि के द्वारा अनिवार्य है, तो वह किस प्रकार प्रमाणित हो सकता है? तो दस्तावेजों के अनुप्रमाणन के बारे में जो नियम है इसको धारा 68 से लेकर धारा 72 के अंतर्गत दिया गया है। तो अनुप्रमाणन के संदर्भ में यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। अब प्रश्न पे आते हैं कि एक दस्तावेज जिसका प्रमाणित होना विधि के द्वारा अनिवार्य किया गया है, तो वह कैसे प्रमाणित किया जाएगा? तो धारा 68 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि ऐसी स्थिति में कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को द्वारा कम से कम एक अनुप्रमाणित करने वाले साक्षी को बुलाकर ही उसका जो अनुप्रमाणन है वह किया जा सकता है। किसी दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए किसी अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक होगा। तो धारा 68 को जब पढ़ेंगे उसका दूसरा जो खंड है या दूसरा पैराग्राफ है उसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है, वह परंतु बताया गया है कि ऐसी किसी दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए जो कि वसीयत है, तो वहां पर जो है अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक होगा। लेकिन वहां पर आवश्यक नहीं होगा तो जो राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अंतर्गत वह पंजीकृत है या रजिस्ट्रीकृत है, तो वहां पर जो है अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जो वसीयती दस्तावेज नहीं है और जबकि दस्तावेज 30 वर्ष पुराना है, तो इन तीनों ही परिस्थितियों में अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज के निष्पादन से इनकार करे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो अगर कोई जो अनुप्रमाणक साक्षी है वह उसके निष्पादन से इनकार करता है, तो ऐसी स्थिति में जो सबूत होगा वह कैसे दिया जाएगा या उसका निष्पादन कैसे दिया जाएगा? तो इसके बारे में प्रावधान धारा 71 के अंतर्गत दिया गया है। तो उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज जिसके लिए अनुप्रमाणन आवश्यक नहीं है तो वह कैसे साबित किया जा सकेगा? तो इसके बारे में प्रावधान धारा 72 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज जिसका अनुप्रमाणित होना विधि के द्वारा अपेक्षित नहीं है, अर्थात यहाँ पर आवश्यक नहीं है, तो वह ऐसे जो है निष्पादित किया जाएगा, ऐसे साबित किया जाएगा मानो वह अनुप्रमाणित नहीं हो, अर्थात वह बिना अनुप्रमाणन साक्षियों को बुलाए ही उसको साबित किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केस में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 की संवैधानिकता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 खंड 3 के आधार पर चुनौती दी गई थी? तो यह केस था मुंबई राज्य बनाम काठी कालू और इसी केस में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) है इसके आधार पर साक्ष्य अधिनियम की धारा जो है 73 है, इसके साथ साथ धारा 27 थी, इनको भी इसी आधार पर चुनौती दी गई थी। तो आपको इस केस को ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस 5वें पार्ट को समाप्त किया और अभी तक कुल 250 प्रश्नों को हल किया है और अभी तक हम जो है धारा 73 तक के प्रावधानों को कवर किए हैं। अब आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लोक दस्तावेजों से संबंधित जो प्रावधान है उनको कवर करते हुए निरंतर आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए इस अधिनियम को कंप्लीटली समाप्त करेंगे, जिससे कोई भी जो महत्वपूर्ण धारा है, महत्वपूर्ण जो भी बात है वह कुछ भी हमारे इस वीडियो में छूटने ना पाए और कंप्लीट एक कंटेंट, एक बेहतरीन वीडियो जो है आपको मिल सके। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।